नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज के सेशन में हम लोग बूस्टर सीरीज का पार्ट 2 करने जा रहे हैं और आज की जो टॉपिक होने वाली है उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बूस्टर सीरीज हमने स्टार्ट की है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से और आज का जो पार्ट होने वाला है वो पार्ट 2 है। फर्स्ट हमने रियल नंबर डिस्कशन कर दिया है ऑलरेडी, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। मैंने 5-6 क्वेश्चन से पूरे चैप्टर का फुल कंसेप्ट क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट बताने की कोशिश किया हूँ और फुल कंसेप्ट और सवाल के प्रति अप्रोच कैसे लगाते हैं मैंने सारे उस रियल नंबर वाले जो सेशन मैंने लिया है उसमें मैं बताया हूँ कि कैसे आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच लगाना है क्वेश्चन को देखते ही। तो आज का जो टॉपिक है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो इसके भी कुछ 5-6 क्वेश्चन से हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे के सारे कंसेप्ट हम लोग समझें और कंसेप्ट समझने के साथ साथ सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम्स में, वो चीज ज्यादा मायने रखता है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मीन्स ये तो पता चल रहा है कि हमको इस पूरे चैप्टर में इक्वेशंस रहेगा, लीनियर रहेगा वो इक्वेशन। लीनियर मतलब लीनियर रहेगा, केवल एक्स और वाई के फॉर्म में रहेगा, उसकी डिग्री कुछ नहीं रहेगी, ठीक है। और टू वेरिएबल्स मतलब दो इक्वेशन रहेगा, दो वेरिएबल्स रहेंगे, या तो हम एक्स वाई लें या ए बी लें, कुछ भी लें, दो वेरिएबल हम लोगों को निकालने होंगे जो लीनियर फॉर्म में होंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसके साथ, और हर एक क्वेश्चन जो होगा उसके पीछे का कंसेप्ट डिटेल्स में बताने की कोशिश करूंगा ताकि ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जामिनर दूसरे तरीके से पूछ दे तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है इन 1 आवर अ बोट गोज 13 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। तो बोट और स्ट्रीम का बच्चे कंसेप्ट जो होता है वो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो बोट और स्ट्रीम में सबसे पहले हम लोग दो चीजें जानते हैं। एक हमसे पूछेगा बोट की स्पीड, जिसको हम लोग x मान लेंगे, x किलोमीटर पर आवर। एक पूछ सकता है स्ट्रीम यानी धारा की स्पीड पूछ सकता है, जिसको हम लोग y किलोमीटर पर आवर मान लेंगे, ठीक है। अब इसमें दो वर्ड बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं, एक होता है अप स्ट्रीम, एक होता है डाउन स्ट्रीम। एक होता है अप स्ट्रीम और एक होता है डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है बच्चे अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब धारा के विरुद्ध जाके हमें बात करनी है। तो धारा के विरुद्ध जाना है, तो धारा के विरुद्ध हम जब भी जाएंगे, हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि जब दो चीजें एक तरफ आती हैं तो क्या होता है, रिलेटिव स्पीड जुट जाती है। लेकिन ये बोट एंड स्ट्रीम वाले चैप्टर में थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। थोड़ा सा क्या अलग है, अप स्ट्रीम का मतलब जैसे ही मान लीजिए ये हमारी नदी है और ये हमारी इसमें नाव है। तो मान लीजिए कि नदी का जो डायरेक्शन है वो ऐसे है और हमारी नाव ऐसे जा रही है। नदी का डायरेक्शन इधर जा रहा है और हमारी नाव ऐसे जा रही है। तो कहने का मतलब ये हमारी धारा के विरुद्ध, स्ट्रीम के अगेंस्ट नाव जा रही है, इसको हम लोग अप स्ट्रीम्स बोलेंगे। तो उस केस में क्या होता था, टाइम स्पीड वाले चैप्टर में हम लोग ऐसे अगेंस्ट जाने वाले को क्या करते थे, ऐड कर देते थे, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। बोट एंड स्ट्रीम के कंसेप्ट में हम दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे, तब हमें अप स्ट्रीम का मान पता चलेगा। मतलब हमें x माइनस वाई करना है किलोमीटर पर आवर। अगर डाउन स्ट्रीम की बात करें, हम डाउन स्ट्रीम की बात करें तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के साथ विद द स्ट्रीम चलना है, विथ द स्ट्रीम चलना है। तो कैसे, अगर मेरी धारा इधर है तो हमारी जो नाव की जो डायरेक्शन होगी वो भी इधर होगी, और दोनों एक ही तरफ जब जाएंगे उसे हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब विथ द स्ट्रीम। और इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों जो है बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अगर हम दो चीजें का ध्यान रखना है, अगर हम अगेंस्ट जा रहे हैं, स्ट्रीम का डायरेक्शन अलग है, बोट का डायरेक्शन अलग है,
अगेंस्ट जा रहे हैं तो उस केस में अप स्ट्रीम की जो वैल्यू होगी वो बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड के बराबर होगी। और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो बोट की स्पीड और प्लस स्ट्रीम की स्पीड होगी। ये कंसेप्ट है और आपको इसको याद रखना है। दूसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं, कहीं कहीं दे देता है क्वेश्चन में अप स्ट्रीम का वैल्यू डायरेक्ट दे देता है। जैसे अप स्ट्रीम की जो वैल्यू है वो क्या दे देती है, डायरेक्ट दे देती है। तो डायरेक्ट दे देगा मतलब इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं अप स्ट्रीम। इसकी वैल्यू क्या दे देगी, इसको u से डिनोट कर लेना। इसका मतलब होगा कि वो x माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है। अगर डाउन स्ट्रीम की बात करें तो हम लोग इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। इसके मतलब ये इसकी स्पीड कैसे दी होगी, x प्लस वाई दी होगी। ठीक है, तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जहन में रखते हुए क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। और क्या बोल रहा है उसमें, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम इरेज करेंगे। आप चाहें तो इसको नोट कर लेना, मैं यहाँ इरेज करता हूं अभी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इन 1 आवर, 1 घंटे में अ बोट गोज 13 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इसका मतलब क्या, स्ट्रीम के डायरेक्शन में जा रहा है। नाउ जो है हमारा स्ट्रीम के डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है। अब मैं बताया था अभी, डायरेक्शन जो होगा स्ट्रीम के साथ होगा तो वो क्या बोला जाता है, डाउन स्ट्रीम बोला जाता है। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब x प्लस वाई, वैल्यू कितनी दिया है 13 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड बोल रहा है एंड 7 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम का मतलब स्ट्रीम के विपरीत दिशा में जा रहा है। तो ये क्या होगा हमारा, अपोजिट जाने वाले को हम लोग अप स्ट्रीम बोलते हैं। इसको हम लोग अप स्ट्रीम से डिनोट कर लेंगे। और इसकी जो वैल्यू होती है वो x माइनस वाई के इक्वल होती है। कितना दिया है, 7 किलोमीटर पर आवर दिया है। मतलब वही नाव जब हम लोग पानी की धारा की दिशा के साथ जा रहे हैं तो 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और पानी की धारा के अगेंस्ट जा रहे हैं तो 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो हमसे पूछा है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। शांत पानी में बोट का स्पीड पूछा है हमसे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, बोट की स्पीड हमें निकालनी है। तो हमारे पास तो 2 इक्वेशन दिख रहा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। पूरे चैप्टर में तो हमको यही करना है ना, पूरे चैप्टर में हमें इक्वेशन ही सॉल्व करना है क्योंकि टॉपिक का ही नाम यही है, 7 किलोमीटर पर आवर। तो अभी 7 ये किलोमीटर पर आवर को मैं इरेज करता हूं, आपको इक्वेशन समझने में आसानी होगी। देखो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये 2 हो गया। इसको हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व तो करेंगे, वो तो आसानी से हो जाएगा सॉल्व, लेकिन एक कंसेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूं, एक कंसेप्ट बता दे रहा हूं। अगर सेम चीज 2 इक्वेशन होंगे, अगर सेम चीज एक बार प्लस हुई होगी और एक बार माइनस हुई होगी, तो अगर हमें वैल्यू निकालनी होगी तो x की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के हाफ कर देंगे। अगर y की वैल्यू निकालनी होगी तो इन दोनों को घटा के हाफ कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, बोट की स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ बोट निकालना है। तो बोट की स्पीड तो हम लोग x कंसीडर करते हैं। तो हमें x का मान अगर निकालना है तो x का मान तो हम डायरेक्टली बताया ना, x का मान कैसे निकाल सकते हैं आप, दोनों को जोड़ के हाफ कर दो। 13 + 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 20 और 2 10 आ गया। 10 किलोमीटर पर आवर बोट की स्पीड हमारी आ गई। लेकिन हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो x और x 2x, ये हो जाएगा खत्म। 13 7 20, तो x बराबर यहां से 20/2 10 किलोमीटर पर आवर। ये तो निकालते हैं, लेकिन एक कंसेप्ट मैंने क्या बताया कि अगर 2 चीजें एक बार जुड़ी हुई हो और एक बार घटाई गई हो, इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए एक बार दोनों को ऐड करके हाफ कर देते हैं, और सेकेंड टर्म निकालने के लिए दोनों को डिफरेंस करके हाफ कर देते हैं। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन इजी था, कंसेप्ट के साथ था, और अगर आप कंसेप्ट समझे होंगे तो इस बेसिस पे जैसे भी सवाल आएंगे आप इजिली बना सकते हैं।
आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ 2 डिजिट नंबर इज 4 मोर देन 6 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। इस चैप्टर में बच्चे क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है ना, उससे आपको इक्वेशन बना देना है। अगर आप इक्वेशन बनाने में सक्षम हो जा रहे हैं तो यकीन कीजिए कि क्वेश्चन को फिर सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको 2 इक्वेशन बनाने हैं, एक्स और वाई, वहां से आपको एक्स और वाई टर्म को फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, तो दिक्कत यही आती है कि आप क्वेश्चन के लैंग्वेज से इक्वेशन नहीं बना पाएंगे। और मैं आपको वही चीज सिखाने वाला हूं कि जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे। कह रहा 2 डिजिट नंबर इज 4 मोर देन द 6 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। 2 डिजिट्स नंबर को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? 2 डिजिट्स नंबर को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? 2 डिजिट्स नंबर को हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे ये x तो रहेगा यूनिट डिजिट पे, प्लस 10th डिजिट पे कोई भी नंबर रहेगा तो वो क्या हो जाता है? ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना। 10th डिजिट का मतलब जो भी नंबर यहाँ पे रहेगा वो अपने आप में 10 का मल्टीपल रहेगा। ठीक है, अरे जैसे मैं लिख दूं 96 लिखूं तो क्या लिखूंगा? 96 को क्या लिखूंगा? यहाँ लिखूंगा ना 9 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। तो पहले वाले टर्म में 1 का मल्टीप्लीकेशन होता है और सेकेंड वाले टर्म में 10 का मल्टीप्लीकेशन होता है, इसी से तो 96 बनता है ना। तो उसी तरह अगर हम एक्स वाई मान रहे हैं तो फर्स्ट टर्म में एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही होगा, लेकिन वाई को हम लोग सेकेंड टर्म 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब वो जाके 2 डिजिट्स नंबर कहलाता है। तो 2 डिजिट्स नंबर मेरा क्या हो गया? 10y प्लस एक्स। कह रहा है वो इक्वल है 4 मोर देन द 6 टाइम। अच्छा, इसको यहां लिखते हैं 10y प्लस एक्स जो मेरा नंबर है वो इक्वल है किसके? देखो कैसे कैसे कह रहा है, वैसे वैसे चलेंगे। 4 मोर देन, 4 ज्यादा है, 4 लिख दिए, किससे भाई? 6 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। 6 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट। दो नंबर क्या है? एक y है और एक x है ना, दोनों के सम के 6 गुना ज्यादा है, 6 टाइम ज्यादा है। ठीक है, कर दिए। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। सेकंड कह रहा है इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। नंबर में अगर 18 घटाया जाए तो मेरा नंबर क्या था? 10y प्लस एक्स। 18 को घटा दिए, क्या हो जाएगा भाई? कह रहा है द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। डिजिट्स क्या हो जाएंगे हमारे? रिवर्स्ड हो जाएंगे। रिवर्स मतलब उल्टा हो जाना। तो 10 के साथ हम y लिखे थे तो x लिख देंगे और x के जगह क्या लिख देंगे? y लिख देंगे। रिवर्स कहने का मतलब वो ये कहना चाह रहा है फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करना है। तो जब मैंने आपको 2 इक्वेशन बता दिया तो अब आप सॉल्व नहीं कर सकते हो? आराम से निकाल सकते हो x और y का मान। तो आप मेरे साथ साथ ट्राई करो। देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? इक्वेशन फर्स्ट को हम लिख सकते हैं, ये 10y प्लस एक्स है इक्वल टू 4 प्लस ये क्या हो जाएगा? 6y प्लस 6x हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो। फिर इसको और भी तोड़ सकते हैं हम लोग। हाँ, y टर्म को और x टर्म को इधर लेते आओ, क्या हो जाएगा? ये 10y है, ये माइनस में 6y हो आएगा तो क्या हो जाएगा? 4y। ये x है और ये माइनस में 6x आएगा, x में 1 में से 6 गया माइनस 5x। इसको क्या लिख देंगे? 4 के इक्वल टू है। ये हमारा इक्वेशन 3 मान लो। फिर क्या करते हैं? अब इसको सॉल्व आउट कर देते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 10y प्लस एक्स है और इधर क्या है? माइनस 10 को इधर लेते आओ और y को भी पकड़ के इधर लेते आओ, और ये 18 इधर माइनस में है तो उधर कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रख दो, 18 रख दो। ये हम देख रहे हैं कि 10y में से एक y गया तो क्या बचेगा? 9y, और x में से 10x गया तो माइनस 9x बराबर 18। ये इक्वेशन हमारा 4 हो गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। तो बाकी सब चीजें यहां से हम मिटाते हैं अभी, और क्या करते हैं? दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, ऊपर लिख देते हैं 9y माइनस 9x इक्वल टू 18। इसी इक्वेशन को सॉल्व करना था तो सॉल्व कर देते हैं ना हम। इसको क्या करेंगे? देख रहे हैं कि एक चीजों को तो पहले देखो
दो चीजें हैं, हमें क्या करना है, बैलेंस करके पहले एक को तो हटा देंगे। तो ये 9 है और ये 4 है। अगर मैं y को इक्वल करना चाहता हूं तो क्या करूं, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे इक्वेशन में और यहाँ 9 से कर दूं, हो जाएगा सही। यहाँ 4 से कर देते हैं, यहाँ 9 से कर देते हैं। कैसे, 9 4 जा, ये हो जाएगा 36y माइनस ये 9 5 जा 45x, 9 4 जा 36। इसको करेंगे तो 36y, इसको करेंगे 4 9 जा 36x, इसको करेंगे 18 4 जा 72। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, प्लस है माइनस कर दीजिए, माइनस है प्लस है, प्लस है माइनस कर दीजिए, प्लस माइनस खत्म। 36 में से 45 जाएगा तो 9, वो भी कैसा 9, माइनस का 9, माइनस 9x इक्वल टू 36 में से 72 जाएगा तो माइनस 36। इसको माइनस से माइनस खत्म, x इक्वल टू क्या आया, 9 4 जा 36, x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो अब x इज इक्वल टू 4 आ गया तो हम नहीं कर सकते हैं कि बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, इसको इक्वेशन थर्ड में हम रख के एक बार चेक कर लेते हैं क्या आएगा। x की जगह 4 रख के देखो तो y का मान क्या निकलेगा, यही है ना 4y माइनस 5s इक्वल टू 4, यही इक्वेशन थर्ड है हमारा। x का वैल्यू रख देते हैं वहां, क्या हो जाएगा 4y माइनस 5 इंटू 4 बराबर 4, 4y बराबर ये 4 है, इधर 5 4 जा 20 माइनस में, उधर जाके कितना में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो गया 24, इधर बाई 4 कितना निकल के आ गया 6। तो y की भी वैल्यू निकाली, x की भी वैल्यू निकाली, यही तो पूछा था नंबर। क्या पूछ रहा है कि फाइंड नंबर, तो नंबर हमारा क्या हो गया, x इक्वल टू 4 आया है, मतलब यूनिट डिजिट पे हम क्या रखेंगे 4 रखेंगे, और y हमने क्या माना था 10th डिजिट पे, 10th डिजिट का नंबर ये आया 64। तो 64 हमारा नंबर हो गया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आप इसको चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। करने का सही तरीका यही होता है, और आप अगर सवाल के लैंग्वेज को समझ जाओ, लैंग्वेज समझ के इक्वेशन बना लो, तो फिर कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया। एक्स वाई तो निकालना तो ये बहुत आसान सी चीजें हैं, आप लोग करते आ रहे हो यही। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। जिन बच्चों को ये सॉल्यूशन मेरा देखे और उनको दिक्कत हो रही होगी, मैं उनसे कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो को पॉज करके देखें, पॉज करके देखें या फिर से खुद कॉपी पेन लेके ट्राई करें। मैथ्स ऐसी चीज है ना कि कॉपी पेन लेके ट्राई करोगे तभी वो आपको आएगी। यहाँ मैं कर रहा हूं, मुझे आ रही है, आप देखोगे सिर्फ तो नहीं समझ में आने वाला मैथ्स। मैथ्स कहता है मुझे कॉपी पेन लो, बैठो और करो, इत्मीनान से करो, प्यार से करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रेन इज ए। अरे वाह, 2 बच्चों का जो एज का जो सम है वो ए के बराबर है। मान लिए भाई, लेट द एजेज ऑफ 2 चिल्ड्रेन इज इक्वल टू ए मान लिए। द एजेस ऑफ द फादर इज ट्वाइस द ए। अच्छा, फादर्स एज क्या बोल रहा है, फादर्स एज जो है इन बच्चों के एज का 2 गुना है। जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हमको अपना कलम चलाना पड़ेगा। कर आफ्टर 20 years his age will be equal to the addition of the age of his children। कह रहे 20 साल बाद जो पिताजी की जो एज होगी वो बराबर किसके हो जाएगी, एडिशन ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, बच्चों की एज के सम के बराबर हो जाएगा। फाइंड द एज ऑफ फादर। कह रहे 20 इयर्स बाद, तो 20 इयर्स बाद अगर बात करेंगे, लिखते हैं यहाँ आफ्टर 20 इयर्स। आफ्टर 20 इयर्स क्या क्या घटनाएं होंगी पहले वो देख लेते हैं। 20 साल में पिता की भी कुछ सिचुएशन बदलेगी और बच्चों के भी कुछ सिचुएशन बदलेगी। अभी जो प्रेजेंट एज है बच्चों का, दोनों बच्चों का मिला के वो कितना है, ए है। बोल रहा है 20 इयर्स बाद, तो 20 इयर्स मतलब एक बच्चा भी 20 इयर्स बढ़ेगा और दूसरा बच्चा भी 20 इयर्स बढ़ेगा। ये मिला के टोटल बच्चों का 20 इयर्स बाद सम हो जाएगा, इक्वल टू पिताजी भी 20 इयर्स बाद क्या होंगे, अभी 2A है, 20 साल बाद इनकी भी उम्र में 20 साल जोड़ देते हैं,
और जो बच्चों की एज मिला के ए थी, अब वो दो बच्चे हैं ना, दो बच्चे हैं तो दोनों तो 20-20 साल बढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी एक ही बढ़ेगा एक नहीं बढ़ेगा, ये पॉसिबल है क्या? नहीं, दोनों बढ़ेंगे 20-20 साल। तो अब यहाँ से क्या इक्वेशन निकला, और यही बोल रहा है इक्वल है, इक्वेशन निकला a + 40 = 2a + 20। आप इसको सॉल्व कर दो, a इधर है, 2a को इधर लेते जाओ, हो जाएगा -a, इधर 20 है, 40 को उधर लेते जाओ, क्या हुआ, यहाँ -a बराबर -20 आया, माइनस से माइनस काट दो, a = 20। कहने का मतलब अगर पूछेगा हमसे, क्या पूछा है, पूछा है फाइंड द एज ऑफ द फादर, फादर की एज पूछा है, तो ये a की जो वैल्यू आई है वो बच्चों की ये है, तो फादर्स की एज क्या है, ये फादर्स की एज 2a है, तो यहां से निकाल सकते हैं, हेंस फादर्स एज = 2a, इट मींस 2 × 20 = 40 इयर्स। अगर बोलेगा कि पिता की उम्र अभी का बताओ, 20 साल बाद का उम्र बताओ, तो 20 साल बाद पिताजी की उम्र कितनी हो गई थी, 2a + 20, तो तुम भी ये 2a निकाल चुके हो, +20 कर दोगे तो पिताजी अभी के एज में 60 इयर्स के हैं, और उस टाइम की बात करेगा तो 40 इयर्स के हैं। आप दोनों निकाल के छोड़ देना, उसको जो अच्छा लगेगा वो सही कर देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं किया है ना प्रेजेंट एज चाहिए या आफ्टर 20 इयर्स वाला एज चाहिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूं कि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको बेहतर समझ में आता होगा, और अगर आप सहमत हैं हमारे तरीके से और हमारे सवालों से भी सहमत हैं, क्योंकि मैं लल्लू पंजू सवाल लेके नहीं आता, मुझे ऐसा नहीं करना है कि मैं आपको यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन लेके आऊं और सस्ते सस्ते क्वेश्चन लेके आऊं कि आपको यहाँ मैं बता दूं और अपना काम कर लूं और आप देखो और आप इसको लगा के जाओ, कहो कि अरे सर ये तो आप बहुत आसान आसान कराते हैं, एग्जाम में हार्ड आया था। मैं जो लेवल यहाँ रखता हूं ना अपने आप में, वो एग्जाम से अच्छा लेवल होता है, यही लेवल आपके एग्जाम्स में भी आएगा, इससे टफ नहीं आएगा, इससे टफ आ ही नहीं सकता, क्योंकि इससे टफ क्या हो सकता है एक 10th क्लास के बच्चे के लिए, यही लेवल होना चाहिए क्वेश्चन का। और क्वेश्चन आप मेरे क्वेश्चन को देखो ना, लेवल आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्या कह रहा है, कह रहा है द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 2:3। वाह, रेशियो क्या दिया है, 2:3, तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, अगर कोई नंबर्स रेशियो में रहते हैं तो ऐसे, अगर इनको नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2x और 3x, ये हमारे नंबर हो जाएंगे। कह रहा है if 2 is subtracted from the first number and 8 subtracted from the second number, the ratio become the reciprocal of original ratio। कह रहा है पहले नंबर से अगर हम 2 घटाएं और दूसरे नंबर से अगर हम 8 घटाएं तो जो उनका रेशियो हो जाएगा वो पहले वाले रेशियो का, ओरिजिनल रेशियो का रेसिप्रोकल हो जाएगा। कहने का मतलब ये हमारा क्या है, पहला नंबर है, इसमें से अगर हमने 2 घटाया और दूसरा नंबर जो है इसमें से हमने 8 घटाया, तो जो इनका रेशियो होगा वो पहले रेशियो क्या था, 2:3, अब इसका उल्टा हो जाएगा, इट मीन्स 3:2 हो जाएगा। देखो हमने इक्वेशन बना लिया, अब कह रहा है फाइंड द नंबर्स। अब बताओ, इक्वेशन बनाना ही तो खेल है, इक्वेशन बन गया तो क्वेश्चन में बचा क्या, अब तो कर लोगे ना इसको, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू 3 3 जा 9x माइनस 3 8 जा 24, 4 में से 9 गया -5x इक्वल टू ये -24 ऑलरेडी है, ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगा। अब सॉल्व कर दो, -5 इज इक्वल टू -20, ये गया, x इज इक्वल टू 5 4 जा 24। स्पीड रखा करो, मुझे ये सब स्टेप करने की जरूरत नहीं होती है, मैं आपके लिए कर रहा हूं बस, ये सब स्पीड, ये सब जो स्टेप है वो मैं स्किप कर देता हूं अपने माइंड में, लेकिन आपके लिए मैं कर रहा हूं। x इज इक्वल टू कितना आया, 4 आया, इट मीन्स आपसे पूछा है फाइंड द नंबर्स, आप नंबर्स बताइए क्या क्या है, x की वैल्यू 4 आ गई, तो नंबर्स हमने यही तो माना था ना 2x, तो 2x का मतलब 2 × 4, तो पहला नंबर हमारा 8 आ गया, दूसरा नंबर 3 × 4, दूसरा नंबर 12 आ गया, यही तो हमारे नंबर्स हैं, लिख देते हैं, हेंस नंबर्स आर, क्या हो गए ये 8 और 12, यही दोनों नंबर्स हैं।
कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो इक्वेशन पे ही बेस्ड हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने ये 4 क्वेश्चन के माध्यम से चैप्टर को रिवीजन कराने में आपकी मदद जरूर करा होगा। मैं यहाँ तक मुझे भरोसा लग रहा है कि आपका एक अच्छा रिवीजन हुआ होगा। मैंने इस टाइप के भी क्वेश्चन, मैंने सारे लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन रखे हैं। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है, इस चैप्टर की जो लैंग्वेज होती है ना, उससे आप इक्वेशन बनाना सीख जाओ। आप इक्वेशन अगर बना लोगे तो आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। बाकी इसमें जो कभी कभी तो डायरेक्ट इक्वेशन दिया रहता है, बोलता है इसको एक्स वाई की वैल्यू निकालो, वो ज्यादा इजी होता है। पर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन टफ होते हैं, इसलिए मैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। तो चलिए, आइए आज के सेशन इतना ही रहेगा। इस 4 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने चैप्टर को रिवीजन करा दिया, कंसेप्ट दे दिया आपको। आप इस वीडियोस को देखना बार बार अपने एग्जाम्स के लिए। एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए मेरा जो एग्जाम बूस्टर सीरीज है, ये काफी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आप लोग देखना वीडियो को, और अगर अच्छा लगता होगा मेरे पढ़ाने का तरीका, हमारा कंटेंट, तो आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा मुझे सपोर्ट करें, अपने मेरे वीडियोस को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करना है इसमें, तो आप शेयर भी कर सकते हैं लोगों को। ठीक है, मिलते हैं अगली बार। बूस्टर सीरीज का ही पार्ट 3 लेके आऊंगा और कोई अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।